नमस्कार साथियों, सत्ता के गलियारों में प्रभात कुमार बिश्नोई आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, सन 47 से लेकर सन 1947 और आपको मालूम है आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएं 1950 में लागू कर दी गई थी, जनवरी 1950, और कंटिन्यू ये योजनाएं चलती भी रही। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हमारे देश में संसाधनों की कमी रही और जिसके कारण हम आर्थिक तंगी से जूझते भी रहे और कई युद्धों का हमने सामना भी किया और उन युद्धों में बहुत धन हमको खर्च भी करना पड़ा। अपनी सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए हमें विकास करना पड़ा, उसके लिए भी काफी धन व्यय करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। साथियों, इतना लंबा समय हो गया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, और यदि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो आज हम जहां पर हैं, हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हम अभी विकसित राष्ट्र बन चुके हैं। सन 83 में जो हम पढ़ा करते थे तो हमने ये महसूस किया, ऐसे वक्तव्य हमारे सामने आए कि जर्मनी के चांसलर हेलमेट कोल जैसे प्रख्यात लोगों ने कहा कि भारत विकसित यानी विकासशील राष्ट्र नहीं है, पूर्णतः विकसित राष्ट्र। विकास की जो कसौटी है, विकासवादी जो सिद्धांत है, ये डब्ल्यू रोस्टॉक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अब जहां तक ये बताने की बात है कि वो कौन से देश के थे, तो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरी स्मृति बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं पढ़ा करता था जब की बात मैं कर रहा हूं, उस समय मैं ढूंढता था कि मेरा देश कहां पर है। तो विकास की 5 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। एक बताया उन्होंने परंपरागत समाज, दूसरा बताया कहिए कि आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, फिर बताया आत्मस्फूर्ति की अवस्था, फिर उन्होंने बताया परिपक्वता की अवस्था, फिर उन्होंने बताया अत्यधिक उपभोग की अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं उन्होंने बताई। और आज इन 5 ही अवस्था पर जब मैं विचार करता हूं तो मैं देखता हूं कि आज भी देश में बचत, निवेश हेतु बचत पर्याप्त नहीं हो रही। आज भी हम विदेशी निवेश पर आधारित हैं। देश के संसाधनों का विकास भी नहीं हुआ है। लोगों की आय भी कम है, आय का स्तर भी हमने नहीं छुआ है। और जिस राष्ट्र की आय कम है तो वो सीधी स्वाभाविक है कि उसकी बचतें तो अपने आप ही कम हो जाएंगी। कोई कह सकता है कि भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है और राष्ट्रीय आय में निरंतर उसकी वृद्धि हुई है और हो रही है। लेकिन जो आर्थिक वृद्धि की बात हम करें, आर्थिक विकास की हम बात करें, तो उसमें हमें यही देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारी न खत्म हुई थी और ना खत्म हो रही है। आज भी बेरोजगारी से चढ़ के बोल रही है। आज भी जीवन के आधारभूत संसाधन से निम्न वर्ग क्या मध्यम वर्ग भी वंचित है। बहुत से मध्यम वर्गों में आज भी वो सुख सुविधाएं, वो जीवन उपयोगी संसाधन मौजूद नहीं है जो कि होने चाहिए थे। आज भी देश का जो हमारा शिक्षा का स्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना कि वो होना चाहिए था। सुधार हुआ है, विकसित नहीं हुआ है।
भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। पंडित नेहरू ने भी बताया कि शायद ही किसी राष्ट्र का कृषि से इतना गहरा लगाव रहा होगा जितना भारत से रहा है, भारत का रहा है। आज भी हम कृषि पर आधारित है। कृषि में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी है, कृषि उत्पादन भी बढ़ा है, आत्मनिर्भरता भी मिली है। आज भी उसको खाद्यान्न हम निर्यात कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे कृषकों की स्थिति अच्छी हुई है? क्या आज भी हमारे कृषक ऋणग्रस्त नहीं है? क्या उनकी बेहतरी के लिए हम कुछ कर सके हैं? क्या जो कृषि उपज है, जबकि उसकी लागतें बढ़ रही हो, कृषि उपजों का मूल्य उतना बढ़ रहा है, आज हमारा किसान उद्वेलित क्यों है? इन सारों पहलुओं पर विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि कृषि सेक्टर हो या हमारा व्यापार सेक्टर हो, हालांकि अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। मैं प्रगति का काम नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्र की आय भी बढ़ रही है, लेकिन विषमता भी बढ़ रही है। राष्ट्रीय आय में जो विषमता है वो भी बढ़ रही है। पहले से बढ़ रही थी, पहले भी बढ़ रही थी और आज भी बढ़ रही है। पहले भी 20% लोग देश के 80% आय पर कब्जा किए हुए थे और आज भी किए हुए हैं। आज भी 20% लोग देश की 80% से ज्यादा आय पर कब्जा किए हुए हैं। जहां तक गरीब वर्ग की बात है, वो आज भी अभावों में जीवन व्यतीत करता है। संसाधन जरूर विकसित हो रहे हैं। अभी तो मैं ये कहूंगा कि प्राकृतिक संसाधनों का विद्रोहन भी हम पूर्ण नहीं कर पाए हैं, और यदि हम करना भी चाहते हैं तो उसमें आजकल अड़ंगा भी दिखाई देता है, जैसे कि अभी झारखंड में दिखाई दे रहा है। वहां पर जो पेड़ों की कटाई को लेकर अभी चल रहा था अभियान, जहां पर सरकार ने जो है आदिवासियों की भूमि को लेने का प्रयास किया। वहाँ आदिवासी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन भूमि देने के लिए तैयार नहीं है। कोयले की देश में कमी है, वहाँ से कोयले का खनन नहीं करने देना चाहते हैं। हमारा बिहार सबसे अमीर राष्ट्र है, यानी कि कहिए खनिज क्षेत्र में, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? बिहार के नागरिक अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करने के लिए मजबूर हैं। बड़ा अफसोस होता है जब मैं उनकी दुर्दशा को देखता हूं। एक बार मैं जब पौड़ी से आ रहा था तो नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पे एक बंधु मेरे को मिला। उसके गाल पे चोट थी, उसके हाथ में चोट थी। उसने केवल एक अंडरवेयर पहन रखा था, गोरा चिट्टा लड़का था। मैंने पूछा, मतलब मैंने उसकी स्थिति देखी, ठंड के दिन थे, मैं चाय पी रहा था स्टॉल पे खड़ा हुआ, और जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको पूछा चाय पियोगे? तो उसने हाँ बोला। मैंने चाय भी पिलाई उसको 2 फैन भी दिलाए। मैं जानना चाहता था कि क्या हुआ। बोले कि किसी ने मुझको पीट के निकाल दिया। वो किसी दूसरे राज्य से आ रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता किस राज्य से आ रहा था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब ऐसी स्थिति हम सामने देखते हैं। लोग अपने घरों से पलायन करते हैं। अभी पिछले दिनों कोरोना के समय में हमने देखा कितने बिहारी युवक, उत्तर प्रदेश के युवतियां अपने राज्यों से बाहर जाके, तो सभी करते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम, कोई रंगाई पुताई वगैरह वगैरह है, इस तरह के काम करने वाले लोग जो ठेले पे, मतलब अपने घर के लिए पलायन करना है, शहरों में खाने की व्यवस्था नहीं है, ये सब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कल्पना से मन में एक दुख महसूस होता है, मन को एक दुख महसूस होता है। सरकार तो समय से काम कर रही है, इतने लंबे समय से काम कर रही है। देश का 70 वर्ष का प्रशासन पीछे कांग्रेस का रह चुका है। 2-4 साल बीच में अगर किसी और ने किया है तो किया है, लेकिन इतना लंबा समय कांग्रेस को मिला है।
और आज हम ना तो सामाजिक दृष्टि से, ना आर्थिक दृष्टि से, ना राजनीतिक दृष्टि से, ना धार्मिक दृष्टि से जो स्तर हमारा होना चाहिए था वो हुआ है। आज भी हम 18वीं और 15वीं शताब्दी की बात करते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कोई सॉल्यूशन है? क्या इस समस्या का कोई सॉल्यूशन है? योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग बना दिया गया। क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? यदि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो क्या उन्हें हम महंगाई भत्ता वगैरह, बेरोजगारी भत्ता दे पाएंगे? क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो पाएगी? अभी तो धार्मिक उन्माद ही थमने में नहीं आ रहा है। वर्ग विशेष के राष्ट्रीय प्रेम पर अगर कोई आघात करे तो अच्छा नहीं लगता है, कोई भी हो। इस राष्ट्र को बनाने में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है। हम उस योगदान से अलग कैसे रह सकते हैं? हम उनके योगदान को भुला कैसे सकते हैं? हम होमी जागीर भावों को भुला सकते हैं क्या, जिसने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग किया है? हम अपने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी को भुला सकते हैं क्या, जिन्होंने भारत को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है और आज भी भारत उनके नक्शे कदम पर चल रहा है और अपने देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। ये बात अलग है कि आज हमारे पास पावर है, आज हम शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आर्थिक समृद्धि भी हमारे पास है? दिखाई देती है। शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती हैं, अच्छी सड़कें दिखाई देती हैं। सड़कें तो जाल बना दिया सरकार ने, लेकिन जो अभी होना शेष है, जिसको होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। सरकार, मुझे विश्वास है सरकार अपना ये वादा जरूर पूरा करेगी कि 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर होगा। सिलेंडर मिल गए उनको, सिलेंडर की कीमत ऊंची हुई है, सब्सिडी देने का विचार सरकार ने त्यागा है। मैं मानता हूं कि जरूरी था, बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ दी है। ये प्रधानमंत्री मोदी के कारण हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्या गरीबों को सिलेंडर रियायती दरों पर मिलते रहेंगे? क्या 1000 रुपए जिनकी आय इतनी कम है कि वो इतनी ऊंची लागत के सिलेंडर नहीं खरीद सकते, उनको सब्सिडी का पैसा मिलता रहेगा? सरकार ने डायरेक्ट टू बेनिफिट के तहत खाते खुलवाए हैं, सरकार दे भी रही होगी। लेकिन आज सब्सिडी के नाम पर क्या आ रहा है? 21 रुपए मात्र। चलिए हमारी बात छोड़िए, हम तो सक्षम हैं, हालांकि रिटायर हो चुके, लेकिन उन गरीबों की बात सोच रहा हूं मैं जो गांव में रहते हैं। बहुत कुछ करने की आवश्यकता शेष है। क्यों नहीं ये सब कुछ बन पा रहा है? भ्रष्टाचार को क्या लगाम लगी? क्या देश में काला धन बाहर नहीं जा रहा है? क्या उस पर लगाम लगाई गई? हम अपने संसाधनों को बचा पाएंगे? जैसे बैंकों का निजीकरण की बात चल रही है, रेलों के निजीकरण की बात चल रही है, क्या ये करना जरूरी है? क्या देश के संसाधनों को, जैसे पिछली सरकार करती रही है,
पिछली सरकार ने उदारीकरण किया, विनिवेशीकरण किया, विमुद्रीकरण किया, करते चले जाएंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। इस पर तो लगाम लगनी चाहिए ना। क्या हम अपने राजस्व घाटे को कम कर पा रहे हैं? और यदि हम कम कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन राजस्व घाटा अगर घटेगा तो देश की आय कर्ज के ब्याज के रूप में विदेशों में तो नहीं जाएगी। आज बहुत जरूरी बातें हैं ऐसी जो सरकार को सोचनी चाहिए। विकास किस स्तर तक हुआ है आज तक हमें ये पता नहीं चाहिए। जब विकास होता है, विकसित राष्ट्र बन जाता है कोई, तो प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखा जाता है। आज हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारी कृषि का, हमारी कृषि जोत का आकार छोटा से छोटा होता चला जा रहा है। कृषक जो उनमें कार्य कर रहे हैं, वो ना खाद लगा सकते, ना पानी लगा सकते, ना अच्छे यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। प्यासी बंजर भूमि किसका पेट भरे, भूखे हैं जो बच्चे तो खेती कौन करे। नहीं दे पा रही है कृषि। छोटी छोटी जोतों का आकार इतना छोटा छोटा हो चुका है। विकास होता चला जाता है, कृषि पर से निर्भरता खत्म होती चली जाती है। सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों को नौकरियां मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल रही है। एक अच्छा खासा बीटेक किया हुआ इंजीनियर क्या कमा रहा है, क्या मिल रहा है उसको? जो उसने होम लोन एजुकेशन लोन ले रखा है, उसकी भी भरपाई अदायगी नहीं कर पा रहा है। स्थिति ये है। और एजुकेशन इतनी महंगी कि हमारे बच्चे एजुकेशन तक के लिए तरस जाएं। गरीब बच्चे, मध्यम क्लास के बच्चे। तो सर इन सारी बातों को सोच के, देख के निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इतना लंबा समय हो गया है विकास की डगर को पार करते करते, लेकिन आज भी हम विकास की उस बुलंदी पर नहीं पहुंचे। और परिणाम 18वीं शताब्दी में हम घूम रहे हैं। वर्तमान सरकार विकास के लिए प्रयासरत है, मानता हूं, लेकिन सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसको भी नहीं कर सकता। मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, उसको तीव्र गति दी जानी चाहिए ताकि युवाओं में रोजगार की वृद्धि हो सके। अब ये बैंकों का पैसा विदेशों में लोग लेके भाग जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एक लिस्ट होगी, वो करोड़ों करोड़ों रुपया ले लेते हैं बैंकों से, हजारों हजारों करोड़ों में रुपया ले लेते हैं। बैंक दिवालिया की कगार पर पहुंच जाते हैं। उनको पैसा किस बिना पे मिल जाता है, और वो यहां से बिस्तर बोरियां उठा के विदेशों में जाने की ताक में रहते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है ना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आज रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है जिसको सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। इन मुद्दों से ध्यान नहीं हटा सकते। जन सामान्य का ध्यान इसकी ओर अग्रसर है। विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। साथियों, जिस डब्ल्यू रॉस्टॉप के मैं सिद्धांत की बात कर रहा था, उसकी 5 अवस्थाएं जो मैंने बताई थी,
परंपरागत समाज से तो हम बहुत पहले निकल आए थे। आत्मस्फूर्ति में जिसमें बचतों का स्तर 10% तक हो जाता है, जिससे है तो वहाँ जो है उससे भी हम बाहर निकल आए थे। आत्मस्फूर्ति की अवस्था जिसमें 10 से 25% के बीच बचतें होती हैं, निवेश हो जाता है, उससे भी हम बाहर निकल ही आए होंगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या हम परिपक्वता की ओर अग्रसर हो चुके हैं? क्या हमारे देश में टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, या आज भी हम उत्पादन के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर हैं? तो प्रतीत तो कुछ ऐसा ही होता है। भारतीय बाजार चीन के मांग से अटे पड़े हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि उत्पादन क्षमता भारत के कम है, भारत भी तेजी से ग्रो कर रहा है और उत्पादन क्षमता उसकी भी बढ़ रही है, लेकिन चीन की वस्तुएं सस्ती हैं, भारत की वस्तुएं इतनी महंगी हैं। खरीदने वाले खरीद रहे हैं, चीन की वस्तुएं खरीद रहे हैं। सरकार भले कहे कि चीन की वस्तु को ना खरीदो, सरकार भले ही उनका समाज उसका भले ही बहिष्कार करे, लेकिन लोग मजबूर हैं उनकी वस्तु खरीदने के लिए। और सरकार किस मुंह से कह सकती है जब सरकार स्वयं चीन की वस्तु को परचेज कर रही है? तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। चीन से प्रतिद्वंदिता है, इसमें कोई शक नहीं। आज भी वो हमारी बॉर्डर पर बैठा हुआ है। टिकटॉक बैन फिर आ रहा है, और जो एप्लीकेशन बंद की थी वो दूसरे नामों से दूसरे व्यक्तियों के द्वारा इंडियन में वही जो है जो मुनाफा दे रही है, यहीं पे आ रही है, खुल रही है दोबारा से। क्या हुआ उस बैन का? कौन है वो हीरा नंदानी जो टिकटॉक को भारत में फिर से ला रहा है? और क्यों बैन किया गया था? ये कह के किया गया था ना कि हमारा डेटा विदेशों को सप्लाई कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे क्या? ये नहीं होना चाहिए। ये फजूल की एप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए देश में। आप तो अपनी देश की एप्लीकेशनों को विस्तार दे रहे थे, क्या हुआ उनका? बढ़ेगी ना। हमारे आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, क्या हमारे इंजीनियर्स में इतना दम नहीं है कि वो इस प्रकार की एप्लीकेशन बनाकर हमारे लोगों को मुहैया कराएं? क्या वास्तव में ध्यान दिया जा रहा है सब, या केवल वो भूतकाल की घटना थी, वर्तमान में उसका कोई लेना देना नहीं है? ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इतना पसीने में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल एक ही है कि राष्ट्रभक्ति हमारे दिलों में लोरे मारती है, उसको हम खुलकर सामने प्रदर्शित कर सकें। हम अपने सरकार के प्रत्येक कदम का सहयोग, कदम कदम पर हम उसका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और करते रहेंगे। सरकार हमारे समाज को उचित मुकाम तो दे, उस मुकाम तक तो लेके पहुंचे। भ्रष्टाचार पर सख्ती के साथ अंकुश लगाया जाए, बेरोजगारों को यानी रोजगार मुहैया कराया जाए, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जाए, निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता को दूर किया जाए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे, बेरोजगारी भत्ता तो दीजिए। इन्हीं सारे मुद्दों को मैं आज यहाँ इस अपने सत्ता की गलियार मंच से उठा रहा हूं, और जरूरी भी है। आज विभिन्न राज्यों में कोई लैपटॉप बांट देता है, कोई मोबाइल बांट देता है, कोई बिजली फ्री कर देता है। फ्री फ्री फ्री, वोट दे दो फ्री। वोट की राजनीति चल रही है। सक्षम व्यक्ति जो दे सकता है वो भी फ्री। निर्धन व्यक्तियों को हम दे दें चलेगा, लेकिन एक सक्षम व्यक्ति यदि सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहा है, सरकार को चूना लगा रहा है, तो ये पैसा तो कमाए वो हमारा है ना, हमारी जेब से जाता है ना इनकम टैक्स। क्या यही प्रजातंत्र रह गया है? क्या इसी का नाम प्रजातंत्र है? प्रलोभन दो वोट लो, कोई लैपटॉप बांटेगा। क्या चुनाव आयोग इस विषय में कुछ नहीं सोचता है?
क्या इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है? ये बहुत जरूरी है। हमें आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से सुधारों की आवश्यकता है। और आज हमारा समाज अगर उन सुधारों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये पिछले विगत वर्षों की हमारी पूंजी है कि आज भी हम अपने समाज का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। क्या वर्तमान सरकार जीत पाएगी हमारे समाज का विश्वास? ये दक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही होगा। देश को सही दिशा और दशा देना सरकारों का उत्तरदायित्व है। अलगाववाद की भावना पनप रही है, ध्यान दिया जा रहा है किस तरीके से, किस राज्य में देश आगे बढ़ रहा है। क्या यूनिटी की बात नहीं होनी चाहिए? एकता की बात नहीं होनी चाहिए? आज राष्ट्र के सामने विषम परिस्थितियां हैं जिनका उत्तर वर्तमान सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। और यदि नहीं ढूंढे जाएंगे तो समस्याएं बद से बदतर होती चली जाएंगी। एक और क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, हनुमान की पूंछ की तरह। प्राकृतिक संसाधन अपनी जगह पर स्थिर हैं। हम जितने लोगों को रोजगार नहीं देते उससे ज्यादा बेरोजगार लोग पैदा हो जाते हैं। क्या देश के संसाधन हमारे देश की जनसंख्या के भार को सहन कर पाएंगे? क्या समस्या उत्पन्न नहीं होगी? क्या इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्या देश में एक दृढ़ जनसंख्या नीति लागू करने की आवश्यकता नहीं है? और यदि है तो इस पर भी ध्यान देना होगा। आज हमारी गवर्नमेंट अगर इस प्रकार के सुधार करना चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, इंदिरा गांधी जी कर चुकी। इंदिरा गांधी जी ने देख लिया, उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम चला के देख लिया, कितनी दूरदर्शितापूर्ण उनकी दृष्टि थी। उन्होंने उसी समय उसको पहचान लिया था कि जनसंख्या जो है हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ रही है, इसको नियंत्रण रखना जरूरी है। क्या हुआ परिणाम? सभी आ गए ना उनके विरोध में। और आज अगर यही कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई ठोस जनसंख्या नीति लाकर रखने की कोशिश करेगी, तो उसकी भी टांग पकड़ के खींची जाएगी। ये विरोध कब तक होगा? इक्वलिटी की बात करनी है संविधान के अनुसार। संविधान हमारी आत्मा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको चाहिए, समानता हमको चाहिए। और समानता किसी भी क्षेत्र में केवल एक कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना। कहने वाले कहते हैं प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, कोई दिमाग से बड़ा है, कोई शरीर से बड़ा है, कोई रूप में सुंदर है, कोई कुरूप है। क्या प्रकृति ने ही समानता को नहीं अपनाया तो संविधान में समानता किस प्रकार से आएगी? लेकिन समानता आनी जरूरी है। सब धर्मों को समान रूप से एक नजर से देखा जाना चाहिए। सबके प्रति समान अवसर सबको मिलने चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र में मिलने चाहिए। अब तुष्टिकरण करने की नीति तो होनी ही नहीं चाहिए। हमारे जो मोदी जी कहते हैं देश का यानी सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, जनता के साथ इसे लागू कीजिए। आपको इतना बड़ा बहुमत भारत की जनता ने दिया है,
आपको अद्भुत कार्य करने के लिए जनता ने विश्वास दिया है और आपने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए भी हैं। आपने मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाया है। 3 तलाक का जो कानून था आप लेके आए हैं, जिनकी लोग प्रशंसा भी करते हैं। उससे मुस्लिम बहनों का वैवाहिक जीवन सुरक्षित हुआ है। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। देश की सुरक्षा का भी सवाल है और देश के विकास का भी सवाल है। इन दोनों ही सवालों पर आपको बहुत ध्यान से सोचना होगा। प्रतिद्वंदिता की बात करें तो दूर दूर तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं दिखाई देता है। कोई ऐसा राजनेता नहीं दिखाई दे रहा है जो देश को सशक्त होकर आगे ले जा सके। सारे जनता में आपका प्रभुत्व है, आपकी माला जपी जा रही है, विदेशों में आपका नाम है। क्या आप अपने आने वाले समय में देश को खुशहाली दे पाएंगे? क्या देश की समृद्धि हो पाएगी? क्या देश विकास के चरम स्तर को छू पाएगा? क्या यह सामाजिक भेदभाव मिट पाएगा? क्या बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी? क्या देश की उत्पादन क्षमता का निरंतर विकास होगा? क्या हम अपने राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा कर पाएंगे? ये प्रश्न इन प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे और सबको मिलकर खोजना। आज देश को सकारात्मक रूप से सोचने की आवश्यकता है, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाने की आवश्यकता है और वर्तमान नेतृत्व में वो साहस भी है, वो हिम्मत भी है और वो योग्यता भी है कि वो इस काम को कर सकता है। इस संबंध में एक अपील राष्ट्र के नागरिकों से भी कि हर बात का विरोध भी अच्छा नहीं होता है, विरोध किया जाना जरूरी है। जो जायज विरोध है उसको जरूर कीजिए, नाजायज विरोध मत कीजिए। राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि में, राष्ट्र की सामाजिक समानता में, राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने कदमों को एक साथ मिलाकर चलने की आवश्यकता है। आइए साथ साथ चलें और भारत की उन्नति में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। सत्ता की गलियारों में मैं प्रभात कुमार विश्नोई आप सबका पुनः एक बार दिल से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।